नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। आपको शिक्षा इंस्टीट्यूट सबसे पहले इन्फॉर्म किया कि डेट आपकी आ गई है। अभी आपकी जो तैयारी है उसको शार्पनेस देने के लिए हम आपके लिए टॉप 10 जीएस की जो सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है, उसको अब कंटिन्यू करेंगे। पर डे एक वीडियो आएगा। कभी भी आप जब भी फ्री हो वो 10 क्वेश्चन देख सकते हो, आपके काम ही आएगा, ठीक है। और एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ सिलेबस से संबंधित। देखिए, आपको पता है कि हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है हमारा, ठीक है, उसमें 15 अंकों का ये सामान्य ज्ञान का पेपर आएगा। 15 अंकों का सामान्य ज्ञान आएगा। उसमें आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, इतिहास का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और जनरल साइंस का वेटेज है। लेकिन ये जो 4 नंबर का जो वेटेज है, ठीक है, जिसमें खेल और शिक्षा से संबंधित, योगा से संबंधित, मूल शिक्षा से संबंधित, इसके अंतर्गत नवाचार, शैक्षणिक योजनाएं जो भी चल रही है, शैक्षणिक अधिनियम, ठीक है, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल किया गया है, ठीक है। तो अभी हमारा पहला टारगेट है शैक्षणिक अधिनियम, ठीक है। कुछ अधिनियम है जो आपको जानने चाहिए, ठीक है। तो आज का जो टॉप 10 जीएस क्वेश्चन है उसमें मैं लगभग 20 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं और 20 क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन संबंधित है शैक्षणिक अधिनियम से। किससे संबंधित है? शैक्षणिक अधिनियम से, ठीक है। और शैक्षणिक अधिनियम में भी स्पेसिफिक किसको अपन पढ़ेंगे? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लेके मैं आया हूं। ये 20 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए, क्योंकि ये एक्ट के आने का संभावना सबसे ज़्यादा है। शिक्षा से संबंधित अधिनियम, सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम तो यही है, ठीक है। तो उस 20 क्वेश्चन को देख लोगे तो हो जाएगा, वो उसको फिर बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा अगला जितने क्वेश्चन है वो राइट टू एजुकेशन संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अब शिक्षा के अधिकार में पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम। शिक्षा का इफेक्ट फ्रॉम मतलब कब से इंप्लीमेंट किया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 1 अप्रैल 2009 से, 1 मई 2010 से, 1 अप्रैल 2008 से या 1 अप्रैल 2010 से। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? 1 अप्रैल 2010 से। सही आंसर क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत के सभी नागरिकों को कब से प्राप्त हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी पहले हमको होनी चाहिए कि एक्ट क्या है, कैसे आया। सबसे पहले शिक्षा के अधिकार देने की बात करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, राम मूर्ति समिति। और राम मूर्ति समिति का गठन किया गया 1990 में, ठीक है। और राम मूर्ति समिति ने पहला एक डॉक्यूमेंट तैयार किया कि भाई अगर हमको अपने नागरिकों को शिक्षा का अधिकार देना है तो उसके लिए हमको क्या हमारे लिए प्रोज होंगे, क्या हमारे लिए कॉन्स होंगे, ठीक है। उसके बाद इस शिक्षा के अधिकार की दिशा में सबसे बड़ा कदम हुआ 1993 का उन्नी कृष्णन वाद, ठीक है। उन्नी कृष्णन या वाद एक हुआ था 1993 में। और उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का एक वाद था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को मौलिक अधिकार माना। क्या माना? मौलिक अधिकार माना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोले कि शिक्षा किसी भी नागरिक के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर पैसे के अभाव में अपनी प्राथमिक शिक्षा से अगर वंचित रह जाएगा तो राज्य राज्य होने के लिए हमारे लिए शर्म की बात है, ठीक है। तो हम नागरिकों के लिए शिक्षा क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार के समान होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिए, अब राज्य की जिम्मेदारी थी कि इसको इंप्लीमेंट कराए, ठीक है। अब उन्नी कृष्णन के बाद 1999 में, ठीक है,
तपस मजूमदार समिति का गठन की सरकार। किसका गठन की? तपस मजूमदार समिति का। और तपस मजूमदार समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे ही शिक्षा की को जो मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, और इसी के गाइडलाइन के हिसाब से हम किसको तैयार किए? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को हम तैयार किए। ठीक है, और फिर हम क्या किए कि फंडामेंट, अब इसी के बेसिस पे हम संविधान में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 पास किए। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 पास किया गया। ठीक है, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगातार पैरेलली पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A को इम्पैक्ट किया। पार्ट 3 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। पार्ट 4 में आर्टिकल 45 को चेंज किया गया, और पार्ट 4A में क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 51A, और आर्टिकल 51A में 11वीं ड्यूटी ऐड की गई। ठीक है, आर्टिकल 51A में 11वीं ड्यूटी को क्या किया गया? ऐड किया गया। ठीक है, और शिक्षा को मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया? आर्टिकल 21A के तहत दिया गया। ठीक है, और डीपीएसपी में क्या चेंज हुआ कि आर्टिकल 45 में जो 6 से 14 वर्ष के शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी होगी बोला गया था, उसको बोल दिया गया कि 6 वर्ष से कम के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। और पार्ट 4A में जो आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई थी संविधान के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, उसमें 11वीं ड्यूटी को ऐड किया गया, और यह बोला गया कि नागरिकों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहां तक पहुंचाए? स्कूल तक पहुंचाए, यह शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, तो यहां तक समझ गया। और इसके बाद ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश को शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त हुआ। शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्धारित करता है कि शिक्षा खालिस्तान होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सह शैक्षिक विषयों तक सीमित होनी चाहिए क्या? नहीं, साउंड ही निगेटिव कर रहा है। लगातार परीक्षण द्वारा, सावधानी पूर्वक निगरानी करके होनी चाहिए क्या? नहीं। हमेशा निगरानी करके आप किसी को शिक्षित कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। एक बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधियों के माध्यम से होनी चाहिए। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, वो ये बोलता है एक बच्चों के अनुकूल तरीके से, वो बच्चा जिस प्रकार से अनुकूल है, जिस प्रकार उसके लिए जो शिक्षा, जिस प्रणाली से वो समझ रहा है, वैसी एक शिक्षा होनी चाहिए, और गतिविधियों के माध्यम से होनी चाहिए। हम बाल विकास, जो हॉस्टल वार्डन में बाल विकास का पोर्शन जोड़ा है, उसमें एक टॉपिक जोड़ा गया समावेशी शिक्षा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? जितने बच्चे हैं उतने प्रकार का एजुकेशन हो। मतलब एक क्लासरूम में विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे, ठीक है, और नॉर्मल बच्चे दोनों एक साथ बैठ के पढ़ें। ठीक है, और पढ़ाने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? जैसे जिस प्रकृति में सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो किसकी बात करता है? समावेशी शिक्षा की। और समावेशी शिक्षा क्या बोलता है? बच्चे को जैसे समझ में आ रहा है वैसे समझाओ। प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन में बोला गया जो प्राथमिक शिक्षा है वो बच्चों को मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ टीचर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? शिक्षक का काम क्या नहीं माना? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये बिल्कुल शिक्षक का काम है भाई। ठीक है, शिक्षक को खुद
को व्यक्तिगत ट्यूशन के में व्यस्त रखना चाहिए। भाई साहब, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें क्या पूछा है, क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो भाई ट्यूशन पढ़ाना कोई काम थोड़ी ना माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा अधिदेशित ब्लैंक विद्यालय के कामकाज की निगरानी के लिए माता पिता को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय निगरानी केंद्र, विद्यालय बैठक केंद्र और विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, तो इसमें देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट में बोला गया है कि हर विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन कमेटी होगी। क्या होगी? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एस, स्कूल मैनेजमेंट एम, कमेटी सी, एसएमसी होगा। क्या होगा? एसएमसी होगा। और ये एसएमसी क्या करेगा? स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार करेगा, एसडीपी तैयार करेगा। ठीक है, एसडीपी का उल्लेख किया गया है सेक्शन 22 में, सेक्शन 22 में इसका जिक्र किया गया है। देखो क्या बोला गया, हर स्कूल में एक एसएमसी होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगा या विद्यालय प्रबंधन समिति होगा। अब ये स्कूल के डेवलपमेंट करने के लिए एसडीपी तैयार करेगा, स्कूल के डेवलपमेंट का प्रोग्राम तैयार करेगा। ठीक है, अब एसएमसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति क्या होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति में सबसे पहले इसमें संख्या कितनी रहती है? तो भाई साहब बच्चों के ऊपर रहेगी, जितने स्टूडेंट होंगे स्कूल में उसके अकॉर्डिंग इसका नंबर डिसाइड होगा। लेकिन एक चीज डिसाइडेड है बच्चों, जितने भी सदस्य होंगे इसके, जितने भी सदस्य होंगे उसमें 50% सदस्य का महिला होना, वुमेन होना आवश्यक होगा। 50% सदस्यों का क्या होना आवश्यक होगा? महिला। तो ये पूछ सकता है आपसे कि स्कूल मैनेजमेंट समिति के कितने सदस्य महिला हो सकते हैं? तो 50% सदस्य क्या होंगे? महिला होंगे, पहला। दूसरा, इसके बारे में हमको जानना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति में मान के चलो कोई भी एक रैंडम नंबर होगा, उसमें से जितने सदस्य होंगे उसमें से 75% कौन होंगे? माता पिता। किसके? स्टूडेंट के। स्टूडेंट के फादर एंड मदर इसके मेंबर होंगे 75%। मतलब अगर 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्यों की कमेटी है तो 75 सदस्य क्या होंगे? स्टूडेंट के पेरेंट्स होंगे। अब बचा जो 25% है, 25% है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया बच्चों। 1/1/3 मेंबर कौन होंगे? निर्वाचित किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। मतलब गांव के जो प्रबुद्ध लोग होंगे ना, उन लोग को इसका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा। उसके बाद 1/3 मेंबर कौन होंगे? शिक्षक। जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, 1/3 सदस्यों को। और 1/3 सदस्य कौन होंगे? कोई भी शिक्षाविद। शिक्षाविद मान के चलो हमारे गांव में, जैसे मेरा गांव बेलगहना है, हमारे गांव में हालांकि बहुत सारे शिक्षाविद हैं, लेकिन अगर हमारे गांव में कोई शिक्षाविद नहीं होता और हमारे स्कूल बेलगहना स्कूल की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाना रहता तो शिक्षाविद तो है नहीं, तो क्या करें? तो शिक्षाविद की जगह हम किसको रख देते? स्टूडेंट को रख देते। कोई भी स्टूडेंट को रख सकते हैं। कितने स्टूडेंट रह सकते हैं भैया? जो 1/3 नंबर आएगा वही। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि हर विद्यालय में क्या होगा? विद्यालय प्रबंधन समिति होगी। और विद्यालय प्रबंधन समिति में का काम क्या रहेगा? डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम तैयार करना। और डेवलपमेंट के प्रोग्राम का उल्लेख किसमें किया गया है? सेक्शन 22 में किया गया है। ठीक है, अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में अपन क्या जान लिए कि भैया जो भी सदस्य संख्या होगी इनकी वो डिपेंड करेगी बच्चों के ऊपर, लेकिन हमको ध्यान रखना है 50% सदस्य किसके होने चाहिए? पेरेंट्स के महिला होनी चाहिए। 75% माता पिता होंगे और बाकी को अपन देख सकते हैं कि निर्वाचित शिक्षक और शिक्षाविद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 15-20 क्वेश्चन है, उसमें आपके पूरे आरटीई एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक प्राथमिक विद्यालय में 151 छात्र हैं और आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में रखे जाने वाले शिक्षकों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक स्कूल में 151 बच्चे हैं तो कितने टीचर रहने चाहिए उस स्कूल में। देखो, इसके लिए भी आरटीई एक्ट में आपको बताया गया है और इसमें यह बोला गया है कि स्कूल में 60 बच्चे हैं, अगर टोटल
नंबर ऑफ स्टूडेंट है 60, तो कितने टीचर रखना पड़ेगा आपको? 2 टीचर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 90, तो आपको कितने टीचर रखना पड़ेगा? 3 टीचर रखना पड़ेगा। 30 ऐड कर दो, ठीक है। 30 क्या करना है अपने को? ऐड करना है, ठीक है। और अगर टीचरों की संख्या 120 है, स्टूडेंट की संख्या 120 है, तो कितने स्टूडेंट टीचर रखना पड़ेगा? 4 टीचर रखना पड़ेगा। कहानी में ट्विस्ट 4 के बाद आता है। अगर स्टूडेंट की संख्या 121 है से लेकर 200 तक है, तो टीचरों की संख्या होगी 5 और एक हेड मास्टर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? एक हेड मास्टर। मतलब कि अगर 121 से लेकर 200 तक के स्टूडेंट अगर आपके पास हैं, तो आपको 5 शिक्षक और एक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति करना पड़ेगा। लेकिन अगर अबव 200 बच्चे हैं आपके स्कूल में, 200 से भी अधिक बच्चे हैं, तो आपको पर 40 स्टूडेंट में एक टीचर रखना पड़ेगा। हर 40 बच्चों के लिए एक टीचर नियुक्त करना आवश्यक होगा, ठीक है। अगर इसका रेशियो देखें तो अपन एक टीचर पर टीचर किस में रहते हैं? 30 स्टूडेंट में। हर 30 बच्चों के बीच एक टीचर को रखना आवश्यक है, ठीक है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? प्राइमरी, प्राथमिक स्कूल के लिए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए, मतलब 5वीं तक जो अपन बोलते हैं ना, उसके लिए, ठीक है। तो या इसका आंसर क्या होगा आपको पता है कि 5 प्राथमिक शिक्षक होंगे, तो एक यानी तो ये हो सकता है, यानी तो ये हो सकता है प्राथमिक शिक्षक। लेकिन इसमें क्या बोला है? एक विज्ञान का शिक्षक, इसमें क्या बोला? एक प्रधान शिक्षक। तो सही आंसर क्या होगा? डी। सही आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटी अधिनियम की किस धारा और उपधारा के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है, तो इसको याद रख लो, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन यूपी में पूछ चुका है, यूपी में पूछ चुका है, इसलिए इसको मैं ऐड कर दिया हूं। ठीक है, इसका एक आर्टिकल, एक सिंपल आर्टिकल है, उसको याद कर लिए रहो। आर्टिकल सेक्शन 28, ठीक है, सेक्शन किसका है? 28, जो किसके लिए प्रतिबंधित करता है? निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंधित करता है सरकारी गुरुजी लोग को। ठीक है, 7वां क्या बोल रहा है देखो, इसमें बोला है तैयारी सहित शिक्षण के लिए एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के लिए आरटी अधिनियम 2009 में प्रति सप्ताह काम करने के लिए न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित किए गए? तो आरटी एक्ट में यह बताया गया है कि यदि एक सप्ताह, एक दिन और एक वर्ष, ये तीनों के बारे में बोला गया है। ठीक है, समझिए, एक दिन का बताया गया है कि मिनिमम 4 घंटा और अपर प्राइमरी के लिए 4.5 घंटा आपको काम करना है। ठीक है, 4 घंटा प्राथमिक विद्यालय के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए 6वीं से लेकर 8वीं तक के लिए क्या करना है आपको? 4.5 घंटा पढ़ाना है एक दिन। ठीक है, एक सप्ताह की अगर बात किया जाए तो बोला है सप्ताह में 45 घंटे आपको पढ़ाना आवश्यक होगा। सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना आवश्यक होगा? 45 घंटे पढ़ाना आपको क्या होगा? आवश्यक होगा। लेकिन बात अगर वर्ष की जाए तो इसमें बोला गया है कि अगर प्राथमिक की बात किया जाए और उच्च प्राथमिक की बात किया जाए तो प्राथमिक में वर्ष में 200 दिन पढ़ाना है और इसमें 220 दिन पढ़ाना है। मतलब 5वीं क्लास तक आपको 200 दिन बस स्कूल लगेगा और 8वीं क्लास मतलब 6वीं टू 8वीं 6 to 8 तक 220 दिन स्कूल लगेगा। ठीक है, उसके बाद बोला है इन 200 दिनों में आपको कुल कितने घंटे पढ़ाना है? 800 घंटे न्यूनतम। न्यूनतम कितने घंटे पढ़ाना है? 800 घंटे। और उच्च प्राथमिक के लिए बोला है न्यूनतम 1000 घंटे पढ़ाना है। न्यूनतम कितने घंटे पढ़ाना है? 1000 घंटे पढ़ाना है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना मेरे साथ। इसमें क्या बोला? सप्ताह में कितने दिन? तो 45 दिन। सप्ताह में कितने दिन? 45 दिन। एक दिन में 4 से 4.5 घंटा, अगर आप प्राथमिक के हैं तो 4, अगर उच्च प्राथमिक के हैं तो 4.5 घंटा। एक सप्ताह में 45 घंटे। एक वर्ष में प्राथमिक में 200 और 200 दिन है और 800 आवर्स है। ठीक है, और उच्च प्राथमिक में कितना है? 220 दिन है, डेज, और आवर्स है 1000 आवर्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन बच्चों को कितने घंटे पढ़ाना चाहिए। देखिए प्रतिदिन कितना पढ़ाना चाहिए, एक है 4 घंटा पढ़ाना चाहिए। और अगर ये क्या है 4 घंटा किसके लिए है, प्राथमिक के लिए है, प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, 5वीं तक के बच्चों को, ठीक है। और 4.5 घंटा किसके लिए बोला है, उच्च प्राथमिक के, अपर प्राइमरी के बच्चों को, मतलब 6वीं से लेकर 8वीं तक। आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारा आरटी एक्ट बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया है 2009 का, उसमें हम किसकी बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा की, प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या बोला गया है, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ये, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, जिसमें हम उनको 8th क्लास तक फ्री में पढ़ाते हैं। कितने क्लास तक, 8th क्लास तक फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आरटी एक्ट के लिए में कितने घंटे काम करना है, प्राथमिक में, प्राथमिक स्तर में 4 घंटे, और उच्च प्राथमिक पूछेगा तो 4.5 घंटे। उच्च प्राथमिक मतलब 6 से 8 और प्राथमिक मतलब 5वीं तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 अपर प्राइमरी स्कूल शुड बी लोकेटेड विद इन खालिस्तान ब्लैंक किलोमीटर फ्रॉम द हैबिटेड, मतलब जहां अगर आप निवास कर रहे हैं वहां से कितने दूर में स्कूल होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर में कितने दूर में होना चाहिए, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर में या 2 किलोमीटर में। तो इसको देख लो, समझ लो। इसमें बोला है कि अगर आप प्राथमिक शिक्षा चाहते हैं, मतलब कि पहली से लेकर अगर आप 5वीं तक चाहते हैं स्कूलिंग, तो आपका जो घर होगा ना, घर के 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल लगाना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी होगी कि आपके बच्चे के घर के 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर में एक स्कूल होना चाहिए। अगर आप उच्च प्राथमिक मतलब कि 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई चाहते हैं, तो आपके घर से 3 किलोमीटर के अंदर तक क्या होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। तो प्राथमिक के लिए क्या बोला है, घर से 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल बनाएगी सरकार। और उच्च प्राथमिक के लिए क्या बोला है बच्चों, घर से 3 किलोमीटर तक की और प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो उच्च प्राथमिक के लिए कितनी है, 3 किलोमीटर। उच्च प्राथमिक के लिए कितनी है, 3 किलोमीटर, ठीक है। एक शिक्षक पेशेवर रूप से योग्य नहीं है, ठीक है। एक शिक्षक पेशेवर रूप से योग्य नहीं है, आरटी लागू होने के कितने वर्षों के बाद उसके पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, आपको पता है डीएलएड, बीएड ऐसे एग्जाम कंडक्ट होने लगे हैं, लेकिन आपको पता है कि टीचर बहुत पुराने हैं, ठीक है। टीचर बहुत पुराने, उस टाइम ये प्रोफेशनल टीचिंग के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम था नहीं। बाद में ये बीएड आरटी एक्ट के बाद बोला गया कि भाई टीचरों को ट्रेंड करेंगे, प्रोफेशनली वो टीचर बनने का सपना लेके आए, पढ़ें, ठीक है। और उस माइंडसेट से जब वो स्कूल में आएंगे, मजबूरी में कोई टीचर नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको क्या होना चाहिए, प्रोफेशनली ट्रेंड होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला गया कि आरटी लागू होने के 5 साल के अंदर तक, कितने साल के अंदर तक, 5 साल के, अच्छा क्वेश्चन है। आरटी लागू होने के 5 साल के अंदर तक आपको क्या हो जाना है, प्रोफेशनली ट्रेंड हो जाना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला, शिक्षक अधिनियम 2009 में कुल अध्याय तथा धाराओं की संख्या कितनी है। तो आपको मैं बता दूं कि अध्याय मतलब चैप्टर, तो 7 चैप्टर हैं और सेक्शन कितने हैं, 38 सेक्शन है। आरटी एक्ट 2009 में कुल 7 चैप्टर है और कुल 38 सेक्शन है। तो आंसर इज डी, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी होगा। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य क्या है भैया, उद्देश्य बताओ। शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए बिल्कुल हो सकता है।
छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल हो सकता है। भारत की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए बिल्कुल हो सकता है। निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कतई नहीं हो सकता। ठीक है, निजी शिक्षा को काहे बढ़ावा देंगे भाई? तो इसमें प्रश्न मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कि उद्देश्य क्या नहीं है, ये होना चाहिए था। लेकिन अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये देखना है कि इन तीनों में से बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए ये तो था ही, शिक्षा को मूल अधिकार बनाना तो था ही, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये सबसे बेस्ट प्योर आंसर लग रहा है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या होगा? बी। ठीक है, इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या हुआ? शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना पहला है, और जब आप उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराओगे तो ये मूल अधिकार के रूप में विकसित होगा ही, और साक्षरता दर अपने आप बढ़ेगी। तो ये बाई प्रोडक्ट टाइप के फील हो रहा है। ठीक है, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक जो अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक के बारे में सही है। शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? एक गुरुजी के पीछे 3 स्टूडेंट होना चाहिए। एक टीचर के पीछे कितने स्टूडेंट होना चाहिए? 30। प्रतिवर्ष कार्य दिवस कितना होना चाहिए? 200 दिन। एक वर्ष में 200 दिन होना चाहिए, अपन पहले देख चुके हैं। प्रतिवर्ष शिक्षण के घंटे कितना होना चाहिए? न्यूनतम 800 घंटा गुरुजी लोग को पढ़ाना है। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क दाखिला दिया जाना है? तो इसमें बोला गया है कि निजी स्कूल जो भी संचालित हो रहे हैं, आरटी एक्ट आने के बाद लगभग 25% बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको उस स्कूल में एडमिशन देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लिए हैं। कौन सा अनुच्छेद है ये? आर्टिकल 21A। ये क्या बोलता है? हमारा फंडामेंटल राइट की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। आर्टिकल 42 का भी संबंध किससे है? इसका भी DPSP से ही है। ठीक है, और आर्टिकल 51B का संबंध किससे है? किससे है 51B का संबंध? बताइए। ठीक है, चलो आर्टिकल क्वेश्चन 16, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों के अधिकार के अनुसार शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसके लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? किसके लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? वार्षिक जनसंख्या जनगणना के लिए किया जा सकता है, आपदा के लिए किया जा सकता है, चुनाव के संबंधित कार्य के लिए किया जा सकता है, पल्स पोलियो के लिए नहीं किया जा सकता। तो आंसर इज ये। इसको थोड़ा समझने की बात है। आरटी एक्ट में ये बात भी सुनिश्चित की गई कि भाई जैसे गुरुजी अपॉइंट किया, जैसे 15,000 टीचर भर लिए, अब उनको लगा दिए कि चलो रे कोई दूसरा काम करो, समझ रहे हो? तो जो मूल काम है उनका वो सेकेंडरी हो गया, और जो सेकेंडरी काम था वो मूल काम बन गया उनका। ठीक है, तो जो मूल काम के लिए वो अपॉइंट किए गए थे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है बच्चों को, ताकि जब वो मार्केट में जाए तो चीर फाड़ मचा सके। ठीक है, इतना योग्य होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो टीचर है उनको अन्य कार्य के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। तो आरटी एक्ट जब अपन लेके आए 2009 में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम ये बोले कि भैया गुरुजी लोग जो रहेंगे, हमारे टीचर लोग, उनको जनगणना के संबंध में लगा सकते हो, आपदा के संबंध में लगा सकते हो, और चुनाव के संबंध में लगा सकते हो। ये 3 को छोड़ के भैया और कोई काम नहीं करवाओगे। क्या क्या है? चुनाव, जनगणना और आपदा। चुनाव 5 साल में एक बार होगा, जनगणना 10 साल में एक बार होगा, आपदा भी कभी कभार आने वाली चीज है। ठीक है, बाकी समय में सिर्फ और सिर्फ शिक्षक क्या करेंगे? पढ़ाएंगे और खुद भी पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है? किसी भी सरकारी स्कूल में, ये तो सही है। निजी स्कूल में कौन रोकेगा भाई? निजी स्कूल में शिक्षा का मौलिक अधिकार है। तो गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों के स्कूल में बिल्कुल एडमिशन मिलेगा। इसका सही आंसर क्या है? डी है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? डी। हॉस्टल वार्डन के जीएस
टॉप 10 जीएस के सेगमेंट का ये वीडियो है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताइए, कमेंट में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो। थैंक यू सो मच। और एक जानकारी आपके लिए ये है कि शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट हॉस्टल वार्डन के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर चुके हैं और उनके लिए एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो मंगला चौक में है, बचपन स्कूल के बगल में हमारा ब्रांच, आइए विजिट करिए और इनरोल करिए टेस्ट सीरीज में, ठीक है। थैंक यू सो मच।